मेरे प्रिय मित्रों, आप सबको मेरा नमस्कार। मैं रूप नारायण सोनकर। आज मैं अपने उपन्यास सुमरदान के बारे में चर्चा करूंगा। बहुत प्रोफेसर्स और रिसर्च स्कॉलर्स ने मुझसे अनुरोध किया है कि मैं सुमरदान उपन्यास के बारे में प्रकाश डालूं, ताकि रिसर्च स्कॉलर्स को इससे मदद मिल सके। इसलिए मैं आज आप लोगों के सामने प्रेजेंट हूँ और कुछ चीज़ें सुमरदान के बारे में बताना चाहता हूँ। सुमरदान उपन्यास मैं कई सालों से लिख रहा था। ये उपन्यास लगभग 2009 में तैयार हुआ और ये 2010 में छप कर आया। इसके पहले मुझे बहुत सवर्ण प्रकाशकों के पास जाना पड़ा सुमरदान उपन्यास छपवाने के लिए दिल्ली में, लेकिन किसी ने नहीं छपा। अधिकतर ब्राह्मण पब्लिकेशन से, और वो लोग नहीं चाहते थे कि इसकी टाइटल सुमरदान हो, और उन्होंने कहा भाई हम इसको नहीं छाप सकते हैं। एक हमारे बहुत प्रिय मित्र हैं, ब्राह्मण हैं, वो सब लोग हमारी किताबों को अक्सर छापते रहते हैं। बहुत सारी किताबें उन्होंने ही छापी है, लेकिन इसकी टाइटल को देख करके उन्होंने मना कर दिया। तब मैं दिल्ली में ही बौद्ध प्रकाशन, सम्यक प्रकाशन से मिला, बौद्ध जी से। वो महापुरुष थे, अब हमारे बीच नहीं हैं। उन्होंने छापने का वादा किया और 1 माह के अंदर उन्होंने वर्ष 2010 में इस उपन्यास को छापकर मुझे दे दिया। इस उपन्यास के छपते ही पूरे देश भर के साहित्यकारों में सनसनी मच गई और गैर दलित ये कहने लगे, जो उच्च जाति के थे, विशेषकर ब्राह्मण राइटर्स, कि ये मुंशी प्रेमचंद को नीचा दिखाने के लिए उपन्यास लिखा गया है और ये एक तरह से बदले की कार्रवाई है। ये उपन्यास नहीं लिखा जाना चाहिए था और बिना पढ़े ही इस उपन्यास की आलोचना करने लगे। खैर, ये उपन्यास 2012 में जब यूजीसी नेट और जेआरएफ परीक्षा में पूछा गया एज ए प्रश्न के रूप में इसके लेखक कौन हैं, तब ये राष्ट्रीय स्तर पर मेरा उपन्यास चर्चा में आ गया। बहुत लोगों ने, प्रोफेसरों ने इस पर बात करनी चाहिए, मुझे बधाइयाँ दी कि आपका उपन्यास बहुत ही बढ़िया है और टाइटल इसकी बहुत अच्छी है। टाइटल के बारे में जब बात चली है तो मैं हमारे देहरादून के ही रहने वाले वरिष्ठ दलित साहित्यकार, प्रसिद्ध दलित साहित्यकार माननीय श्री ओम प्रकाश वाल्मीकि जी थे। मैं उनके पास गया और उनसे जानना चाहा कि इस मेरे उपन्यास की टाइटल कैसी है, सुमरदान। उन्होंने कहा बिल्कुल सही है और ये टाइटल दलित साहित्य के अनुकूल है और इसमें कोई खराबी नहीं है, बहुत अच्छी टाइटल है। खैर, मैं उनका धन्यवाद अर्पित करता हूँ। जहाँ भी हों, उनकी आत्मा को शांति दे प्रभु। बाबा साहब, जो भी ऑलमाइटी गॉड है, चाहे प्रकृति हो, तो वो बहुत अच्छा उन्होंने इसके बारे में, हालांकि वो मेरे दलित साहित्य के बारे में नहीं चर्चा करते थे, केवल इस उपन्यास को देखकर और सटीक उन्होंने मुझे प्रोत्साहित किया। जब उपन्यास छप करके आ गया तो बिना पढ़े ही गैर दलित लेखकों ने इसकी आलोचना करना शुरू कर दिया। खैर, एक राजस्थान के प्रोफेसर थे, सुरेश पंडित, उन्होंने एक लेख लिखा गाय का मोल इसी सुमरदान उपन्यास पर, और उन्होंने कहा कि गैर दलित लेखकों ने बहुत ही उच्च प्रसिद्ध और स्थापित गैर दलित लेखकों ने कहा और मुझे कहा कि ये उपन्यास बदले की कार्रवाई मुंशी प्रेमचंद को नीचा दिखाने के लिए, उनकी महत्ता को कम करने के लिए ये उपन्यास लिखा गया है। इसलिए मैंने इसको नहीं पढ़ा। जब मैंने इसको पढ़ लिया
तो मेरी आंखें खुली और कहा कि मैं गलत था, वो सब लोग गलत हैं। ये उपन्यास मुंशी प्रेमचंद की गरिमा को घटाता नहीं है, महत्ता को कम नहीं करता है, बल्कि ये उपन्यास मुंशी प्रेमचंद की रचनाओं गोदान को ही आगे बढ़ाने का काम करता है। उनके इस कमेंट से मैं बहुत प्रोत्साहित हुआ। फिर ये देश भर से मुझे मित्रों के फ़ोन आने लगे, प्रोफेसर, रिसर्च स्कॉलर्स। फिर ये 3 विश्वविद्यालयों में पढ़ाया जाने लगा। एक तो है गुजरात यूनिवर्सिटी अहमदाबाद और सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी राजकोट, और तीसरा है कर्नाटका स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी मैसूर। मुझे बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी रचनाएं कभी भी इस तरह पढ़ाई जाएंगी, एमए बीए के कोर्स में चलेंगी और मैं इस तरह कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछा भी जाऊंगा। और लोग ये बताते हैं कि जब वाइवा बोसी होती है, मेरे जब रिसर्च पीएचडी होती है मेरे इन सभी साहित्य में और मेरे सारे साहित्य पर, और जिसमें सुवरदान शामिल होता है, तो अक्सर जो प्रोफेसर वाइवा बोसी लेने वाले जो प्रोफेसर महोदय हैं, वो ये उस रिसर्च स्कॉलर से प्रश्न जरूर करते हैं कि गोदान और सुवरदान में अंतर बताइए। तो DK मेहरा साहब के अंडर में एक लड़का कर रहा था, पीएचडी कर रहा था। उस लड़के से पूछा गया कि गोदान और ये DK मेहरा सर सरदार वल्लभ भाई पटेल यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, हिंदी प्रोफेसर हैं। बहुत ही डायनेमिक पर्सनालिटी है, बहुत ही अच्छा बोलते हैं, बहुत अच्छा लिखते हैं और अच्छे साहित्यकार हैं, बहुत अच्छे साहित्यकार हैं। तो उसने ये पूछा प्रोफेसर ने कि गोदान और सुवरदान में अंतर बताइए। उस लड़के ने कहा, उस रिसर्च स्कॉलर ने कहा कि गोदान धर्मदान है और सुवरदान कर्मदान है। बिल्कुल सटीक उसने कहा। इसमें कर्म की महत्ता समझाई गई है। कर्म के द्वारा ही हम सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं, धर्म के द्वारा नहीं बल्कि कर्म के द्वारा। कर्म ही मेन है, सब कुछ है। ये उपन्यास लिखकर मैं अपने को बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ, और विशेष करके इसकी टाइटल को देकर। ये उपन्यास अगर मैं शुरुआत करूं तो इसमें कई छोटी छोटी कहानियां हैं जो कि झकझोर कर रख देती हैं। आज आप जब से पंचायती राज देहातों में आया है, ग्रामीण भारत में आया है, तो कुछ गांव औरतों के लिए और कुछ दलितों के लिए रिजर्व किए गए हैं। लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि जो गांव दलितों के लिए रिजर्व किए गए हैं, उनको पूर्णतया शासन करने नहीं दिया जाता है, बल्कि कोई अपर कास्ट का आदमी ही उनको गाइड करता है और वही शासन करता है। बहुत जगह तो देश के बहुत प्रदेशों में ऐसे गांव भी पड़े हुए हैं जहां पर ये रिजर्वेशन तो दलितों के लिए हो गया है, लेकिन अपर कास्ट उच्च जातियों के डर से सरकार भी वहां पर इलेक्शन नहीं करवा पाई है। वास्तव में ये सरकार की विफलता है। तो ऐसे ही उसमें मैंने जिक्र किया है, एक टीकमगढ़ गांव है जिसमें सत्यनारायण त्रिपाठी ग्राम प्रधान लगातार 15 सालों से हैं। लेकिन वो गांव जब रिजर्व हो जाता है दलितों के लिए, तो सत्यनारायण त्रिपाठी उसका विरोध करते हैं और कहते हैं ये दलित हम पर शासन कैसे कर सकते हैं। मैं ही इस गांव का ग्राम प्रधान हूँ, मैं ही रहूँगा और मैं ही था, और कोई दूसरा इसमें ग्राम प्रधान नहीं हो सकता है। वो सरकार को, प्रधानमंत्री को, चीफ मिनिस्टर को लेटर लिखते हैं कि इस गांव को रिजर्व ना किया जाए, लेकिन सरकार नहीं मानती है, गांव रिजर्व कर दिया जाता है। और जब इलेक्शन डिक्लेयर कर दिया जाता है तो एक संकटा प्रसाद खटी हैं जो एमए टॉप किया था इलाहाबाद विश्वविद्यालय में, वहाँ से नौकरी तो बढ़िया मिल रही थी लेकिन नौकरी नहीं किया और गांव चले आए, और वो गांव आ गए और गांव ग्रामीणों की समस्याओं का समाधान करना शुरू कर दिया। तो वर्तमान समय में
जो वर्तमान समय में जो ग्राम प्रधान सत्यनारायण त्रिपाठी थे, वो बहुत ही अत्याचार करते थे। गरीब सवर्णों को, दलितों को, पिछड़ों को, जो भी उनके खिलाफ जाता था वो जान से मार देते थे। 15 सालों में, यानी 3 टर्म्स में उसने 15 मर्डर किए थे, इसलिए उनके खिलाफ कोई कुछ नहीं बोलता था। जब संकटा प्रसाद खटिक गांव आ जाते हैं और जब गांव डिक्लेयर हो जाता है, रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी बन जाती है, तो गांव वाले जो लोग उनसे त्रस्त थे सत्यनारायण त्रिपाठी से, संकटा प्रसाद खटिक को खड़ा कर देते हैं ग्राम प्रधानी के लिए, और वो ग्राम प्रधानी का जीत गया। इसके पहले देखिए चाल चलते हैं सत्यनारायण त्रिपाठी, एक अपने चहेते भक्तू पासी जो दलित था उसको संकटा प्रसाद खटिक के मुकाबले खड़ा करते हैं और कहते हैं कि देखो जो मैंने स्कीमें बनाई हैं, अगर तुम जीत गए और तुम जीत ही जाओगे, मेरे भाई के डर से तुमको वोट मिलेगा और तुम ग्राम प्रधान बन जाओगे। प्रधानी मैं करूँगा, केवल दस्तखत तुम करोगे। और वो समझाते हैं कि जैसे गांव कुछ लेडीज के लिए रिजर्व हुए हैं, वहाँ औरतें थोड़ी शासन करती हैं, उनके पति शासन करते हैं। औरतें तो केवल थंब इम्प्रेशन यानी अंगूठा लगाती हैं या दस्तखत जो जानती करना दस्तखत करती हैं, और उनसे कोई मतलब नहीं रहे, वही घर का काम करती रहती हैं। उसी तरह तुम केवल दस्तखत करोगे, सारा काम मैं करूँगा, और जो पैसा मैं बनाऊँगा बेईमानी से उसमें कुछ भाग तुमको दे दूँगा, तुम्हारी भी स्थिति संभल जाएगी। इस तरह की बात सत्यनारायण त्रिपाठी करते हैं, लेकिन भक्तू पासी चुनाव हार जाते हैं और सत्यनारायण त्रिपाठी चुन लिए। भक्तू पासी चुनाव हार जाते हैं, सत्यनारायण त्रिपाठी का जो चमचा था भक्तू पासी वो चुनाव हार जाता है, लेकिन संकटा प्रसाद खटिक बहुमत से जीत जाते हैं। अब संकटा प्रसाद ये कहते हैं गांव वालों से कि ये भाई संबोधित करते हैं जीतने के बाद कि मैं आप लोगों को निराश नहीं करूंगा, आपने मेरे हक में वोट दिया है, मुझे ग्राम प्रधान बनाया है, मैं आपकी सलाह पर काम करूंगा और इस गांव को मैं भारतवर्ष को भारतवर्ष का सबसे आधुनिक गांव बनाऊंगा, मॉडर्न विलेज बनाऊंगा। गांव में जो असमानता है, छुआछूत है, और उसको दूर करूंगा। लड़कियों की सारी पढ़ाई की जिम्मेदारी मैं स्वयं उठाऊंगा, और जो मिड डे मील चल रहा है जिसमें दलित बच्चों को अलग पंगत में खाना खिलाया जाता है, मैं एक पंगत में खाना खिलाऊंगा। और जो भी इस बात का ऑब्जेक्शन करेगा, ऑब्जेक्शन और कर रहे थे कि दलित महिला जो वहाँ खाना बना रही है वो उससे खाना नहीं बनवाया जाएगा, बल्कि सवर्ण महिला आएगी। तो उन्होंने कहा नहीं, दलित महिला ही खाना बनाएगी, अगर कोई इसका विरोध करेगा तो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और एक्सप्लॉइटेशन और उत्पीड़न अधिनियम के अंतर्गत उसमें मुकदमा चलाया जाएगा, जिसमें कोई जमानत नहीं होगी। वो इस बात को लागू कर देते हैं, दलित महिला ही खाना बनाती है और एक ही पंगत में बच्चे बैठकर खाना खाते हैं। जो सवर्ण बच्चे हैं कुछ दिन के लिए नहीं खाते हैं खाना, लेकिन वो खाने लगते हैं। इस तरह सौहार्द, भाईचारा, प्यार, मोहब्बत वो शिक्षा के क्षेत्र में भी करते हैं, स्थापित करते हैं। इसके पहले क्या था, जो भी बजट आता था, जो दवाइयाँ आती थी, एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, सत्यनारायण त्रिपाठी उसको भेज देते थे जा कर के शहर के मेडिकल स्टोर में, और सारा पैसा हजम कर जाते थे। वहाँ जो फर्नीचर, एक स्कूल था प्राइमरी, एक पहले तो प्राइमरी हेल्थ सेंटर था, एक क्लिनिक गवर्नमेंट का, और दूसरा था जूनियर हाई स्कूल। उसके प्रधानाचार्य जितेंद्र यादव, जितना भी फर्नीचर के पैसा आता था, फर्नीचर पूरा का पूरा अपने घरों में लगवा देते थे, प्रधान के यहाँ लगवा देते थे, और सारा पैसा खा जाते थे। इसमें होता क्या था कि बच्चे टाट पट्टी डालकर ज़मीन पर ही पढ़ते थे। सत्यनारायण त्रिपाठी से बात संकटा प्रसाद खटिक ने बताई कि स्वतंत्रता के पहले जैसे बच्चे ज़मीन पर टाट पट्टी डालकर पढ़ते थे, आज भी उसी तरह पढ़ते हैं। यानी करीब 54-55 साल में आप समझ लीजिए, आपने शिक्षा के क्षेत्र में कोई भी उन्नति नहीं होने दी है। ये गलत बात है। और यहाँ गांव में ज़्यादा लोग चरस, भांग पीने लगे हैं, बीड़ी, सिगरेट सब यहाँ सेवन हो रहा है। धड़ल्ले से ड्रग का व्यापार भी हो रहा है।
तो आपने गांव में कोई वो नहीं किया, कोई भी उन्नत नहीं होने दिया आपने। गरीब जिस तरह रहते हैं उसी तरह रह रहे हैं, उनका कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ है। वो उनको धमकाता है, कहता है नहीं तुम अच्छा एक स्कीम चल रही थी मनरेगा का एक ऐसी अच्छी स्कीम है ग्रामीण भारत के लिए कि बेचारे जिसके पास रोज़गार नहीं है उससे रोज़गार मिल जाता है और ग्रामीण भारत में दलितों की स्थिति ठीक हो जाती है। लेकिन एक विडंबना ये है कि वहाँ का जो ग्राम प्रधान होता है आधा पैसा तभी उनको काम में रखता है, मज़दूरों को जब आधा पैसे स्वयं दे देते हैं। गवर्नमेंट के पास ये बात की शिकायत जाती है तो गवर्नमेंट डायरेक्ट उनके खातों में पैसा भेजती है, खाता खुलवा करके। लेकिन बड़े अफसोस की बात, वो भी स्कीम इस तरह जो ग्राम प्रधान हैं वहाँ बैंक में भी पहुँच जाते हैं और जो ही बैंक से वो निकलता है आधा पैसा वो ले लेते हैं, खड़े रहते हैं वहीं जब तक वो आदमी या मज़दूर बैंक से पैसा निकाल के नहीं लाता है। तो आज भी ये करप्शन इस तरह का है जहाँ शोषण दलितों का ही होता है। तो इसको देखने की बात है और ग्राम प्रधान संकटा प्रसाद खटिक इसको दूर करता है। वो 50 लोगों की लिस्ट, फर्जी 50 लोगों की वर्करों की लिस्ट सत्यनारायण त्रिपाठी उसको देता है संकटा प्रसाद खटिक को कि ये लोग काम नहीं करते, ब्राह्मण जाति के हैं और आप इनको भुगतान करेंगे बिना काम किए हुए। वो कहता है मैं ऐसा नहीं कर सकता है। उसी में झगड़ा होता है। उसी में झगड़ा होता है लेकिन वो सत्यनारायण त्रिपाठी बहुत धमकाता है। लेकिन वो संकटा प्रसाद खटिक कहता है मेरा सारा गांव मेरे साथ है, मैंने विकास कर दिया है और तुम मेरा कुछ नहीं कर सकते। तो कहे हम तुम्हें शहीद बना दें, कहे मैं इस धरती में मिलने, मिट्टी में मिलने आया हूँ, मैं इससे नहीं डरता, तुमको जो कुछ करना हो कर लो। उस भ्रष्टाचार को, सत्यनारायण त्रिपाठी के भ्रष्टाचार को वर्तमान ग्राम प्रधान संकटा प्रसाद खटिक पूर्णतः समाप्त कर देता है। अगर इस तरह हो जाए हमारे मुल्क में, देश में, कंट्री में कि ये भ्रष्टाचार जो देहातों में इस तरह मनरेगा में फैला हुआ है उसको समाप्त किया जा सकता है भ्रष्टाचार मनरेगा से, क्योंकि ये गरीबों की स्कीम है, गरीबों से जुड़ी हुई है। इसके बाद जब वो पिगरी फार्म 4 आदमी मिलकर के खोलते हैं, सत्यनारायण 4 आदमी पिगरी फार्म मिलकर खोलते हैं, रामचंद्र त्रिवेदी, सज्जन खटिक, घसीटे चमार और सलवंत यादव। ये लोग विदेशों के पढ़े लिखे लोग हैं, इंग्लैंड में पढ़ रहे थे। कोई MBA है, कोई BTech है और कोई बार एट लॉ है। तो इस तरह सारे के सारे, एक वेटरनरी डॉक्टर है, उसको वेटरनरी डॉक्टर जानवरों का। तो ये लोग चाहते तो वहाँ इनको अच्छी जॉब मिल रही थी इंग्लैंड में, लेकिन वो पसंद नहीं किए। वहाँ से आकर सिंहासन खिलाते हैं अपने, ये उत्तर प्रदेश में गांव है, काल्पनिक गांव है, सिंहासन खेड़ा आते हैं और वहाँ गवर्नमेंट से लोन लेकर के एक पिगरी फार्म खोल देते हैं। तो चूँकि इसमें ब्राह्मण जुड़ा हुआ है, साह पार्टनर ब्राह्मण है रामचंद्र त्रिवेदी, तो वहाँ के जितने भी ब्राह्मण हैं सब विरोध करते हैं और कहते हैं कि ये जो तुम रामचंद्र त्रिवेदी से कहते हैं कि ये जो तुम काम कर रहे हो ये मेहतरों का काम है, दलितों का काम है, तुम्हारा काम नहीं है। तुम्हारा तो काम पोथी पत्रा पढ़ना है और ज्ञान बांटना है और यही तुम्हारा काम है। वो कहता नहीं, मेरा काम ये कोई वो नहीं है। इंग्लैंड में जाके देखिए, घर घर में सूअर पाला जाता है और घर घर में पालतू जानवर लगभग बहुत जगह विदेशी कंट्रियों में सूअर पाला जाता है। और चाइना, जापान, अमेरिका, इंग्लैंड में जहाँ जहाँ पिगरी फार्म हैं बहुतायत में, उस देश की आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत है। और इसलिए मेरे पिताजी क्या मेरे पिताजी के पास संपत्ति है, वो एक टूटी फूटी साइकिल में चलते हैं और पोथी पत्रा या कथा वाचन करके हमारा जीविकोपार्जन करते हैं। अब मैं बहुत बड़ा आदमी बन गया हूँ पिगरी फार्म से और मेरी जो स्थिति खराब थी वो सुधर गई है, इसलिए मैं इस व्यापार को छोड़ नहीं सकता है। वो 24 मीटर दूर था मंदिर से, बांके बिहारी के मंदिर से 24 मीटर दूर था ये पिगरी फार्म। और बहुत खिलाफत करते हैं, कहते हैं यहाँ तो धर्म का नाश हो रहा है और जो दलितों के जो इविल्स बुराइयाँ हैं, शराब पीना,
गर्लफ्रेंड रखना, तमाम प्रकार के आरोप उस पर रामचंद्र त्रिवेदी पर भी लगाता है कि सारे व्यसन तूने और सारी जो बुराइयां हैं दलितों की तूने सीख लिया है और तू तो धर्म को ही समाप्त करना चाहता है। अपना सपूत होकर के कपूत बन गया है और धर्म को ही समाप्त करना चाहता है। वो उस पर किसी चीज़ का प्रभाव नहीं पड़ता है और डटा रहता है और वो अरबपति बन जाता है। सारे पार्टनर अरबपति बन जाते हैं क्योंकि बहुत सारे हेक्टेयर लैंड में पिगरी फार्म खोल देते हैं और उनका पिगरी फार्म चल निकलता है और देश विदेश से व्यापार इसका सूअरों का पिग्स का होने लगता है। उसमें विदेशी सूअर भी रखे जाते हैं। एक सूअरिया 12-12 बच्चे देती है। वास्तव में 12-12 बच्चे देने का मतलब है कि बहुत प्रॉफिटेबल बिजनेस है और वो 6 माह के अंदर ग्रोन अप हो जाता है उनका और सप्लाई किए जाते रहते हैं विदेशों में और देश के अंदर। तो बहुत अच्छा उनका व्यापार चल निकलता है। लेकिन लोग क्या करते हैं, उसको नीचा दिखाने के लिए, पिगरी फार्म को नीचा दिखाने के लिए एक गौशाला फार्म खोलने की योजना सत्यनारायण त्रिपाठी, मार्कंडेय अग्निहोत्री, कामता प्रसाद बिष्ट बनाते हैं कि कहते हैं लोहे की काट लोहा ही होता है। इसलिए अगर हम पिगरी फार्म के विरोध में गौशाला फार्म खोल देंगे तो पिगरी फार्म अपने आप नष्ट हो जाएगा। ये लोग दान लेकर के दान से 300 गायें इकट्ठा कर लेते हैं। लेकिन गायें तो इकट्ठा कर लेते हैं लेकिन उनके खाने पीने, पानी और चारा कोई प्रबंध नहीं करते हैं। कुछ दिनों बाद गायें मरने लगती हैं और कमज़ोर हो जाती हैं। तो ये लोग प्रचार क्या करते हैं कि अर्धरात्र के समय श्री कृष्ण आते हैं गौशाला फार्म में और बंसी बजाते हैं राधा के साथ और इस गौशाला फार्म से बहुत प्रसन्न है। जो भी इसकी यहाँ सेवा करेगा सीधा वैकुंठ जाएगा। तो चूँकि यादव लोग कुछ श्री कृष्ण के वंशज मानते हैं तो कुछ दिन तक वो सेवा करते रहते हैं। लेकिन आदमी कब तक करेगा? 1 हफ्ते, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते और 1 माह, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं कर सकता। मुफ्त में उनको पानी, दाना और सफाई नहीं दे सकता है और सफाई नहीं कर सकता। अंत में गायें मरने लगती हैं। तब वहाँ एक सज्जन खटिक थे और गांव में पूरी त्राही मच जाती है और वो तीनों ब्राह्मण सत्यनारायण त्रिपाठी, मार्कंडेय अग्निहोत्री और कामता प्रसाद बिष्ट कहीं विलुप्त हो जाते हैं और सीताराम भट्ट, ये 4 थे, ये विलुप्त हो जाते हैं। इनसे कोई मतलब नहीं रहा, गाय मरे या जिए। तब सज्जन खटिक वहाँ पर है ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत की मीटिंग बुलाई जाती है और सज्जन खटिक और सब लोग मिल करके उसको जो पिगरी फार्म के मालिक हैं उनको उनसे अनुरोध करते हैं कि आप इसको ख़रीद लीजिए ताकि गायों की जान बच जाए। वो लोग मानव प्रेमी तो थे ही लेकिन पशु प्रेमी भी बन जाते हैं और अच्छी कीमत पर उसको ख़रीद लेते हैं। और सारा पैसा वहाँ जमा कर दिया जाता है ग्राम पंचायत के खजाने में। जो इन लोगों का लगा था वो भी दे दिया जाता है और जहाँ जहाँ से गायें लाए थे मुफ्त में उनको भी पैसा दिया जाता है। ये पिगरी फार्म के मालिक ऐसा करते हैं। तो ये अच्छा, वहाँ पर नए प्रयोग किए जाते हैं पिगरी फार्म में और गौशाला फार्म में। इसके पहले मैं बता दूं कि सत्यनारायण त्रिपाठी संकटा प्रसाद खटिक से बहुत नाराज़ हो जाता है और कहता है मैं तुम्हें तबाह कर दूंगा। तुमने मेरे 50 आदमियों का नाम काट लिया है मनरेगा की लिस्ट से, अब उनको पेमेंट नहीं मिलेगा। कहता है नहीं, पेमेंट बिल्कुल संकटा प्रसाद खटिक कहता है पेमेंट नहीं दिया जाएगा। गवर्नमेंट का ये पैसा बर्बाद नहीं किया जाएगा हैं। जो काम करता है उसी को हक है कि वो पैसे का मालिक हो। तो सत्यनारायण त्रिपाठी संकटा प्रसाद खटिक से कहता है क्या तुमने कभी ब्राह्मणों को फावड़ा चलाते देखा है क्या, काम करते देखा है क्या? कहा हाँ बिल्कुल। संकटा प्रसाद खटिक कहता है बिल्कुल देखा है। स्वाभिमानी ब्राह्मण भीख लेना पसंद नहीं करते हैं और वो स्वाभिमान की रोटी खाना पसंद करते हैं। वो अब मेहनत करने लगे हैं और मेहनत से ही आगे बढ़ने लगे हैं। और तो उसी में खूब झगड़ा होता है। जब वो नहीं जीत पाता सत्यनारायण त्रिपाठी तो उस पर आरोप लगा देता है चरित्र हनन का। ये अक्सर होता आया है कि जिस आदमी से न जीत पाओ उसके चरित्र का हनन कर दो और उसके चरित्र का हनन किया जाता है। और सत्यनारायण त्रिपाठी कहता है गांव वालों से कि देखिए तुम्हारा ये ग्राम पंचायत बहुत भ्रष्ट है और चरित्रहीन है। गांव की बहन बेटियों पर बुरी नज़र रखता है। सुनैना एक दलित लड़के हैं, उसके से इसके अवैध संबंध है और उसके पेट में 4 माह का गर्भ है। ये बच्चा संकटा प्रसाद खटिक का है।
लेकिन भेद खुलने पर ये पता चलता है कि वो सुनैना को, जो दलित लड़की थी जिस पे आरोप लगा रहा था, उसको इसने बंधक बना रखा था और 4 माह 5 माह से, और ये वो लड़का उसी का था। एसडीएम जांच करते हैं, इसको दोषी पाते हैं और सत्य संकटा प्रसाद खटीक को पाक साफ कर देते हैं। और उसको, चूँकि विकास काम करता है तो सरकार की तरफ से एसडीएम संकटा प्रसाद खटीक को ग्राम विकास पुरुष की पदवी देते हैं। तो वो कहता है मुझे पदवी तो एसडीएम साहब मत दीजिए, ये गांव वालों का प्यार ही मुझे पदवी से बढ़ कर के है, लेकिन फिर भी आप दे रहे हो, तो एक्सेप्ट कर लेता है। वहाँ अपने गांव में वो प्लान बताता है कि ये स्वच्छ गांव बनाना है, पॉल्यूशन ख़त्म करना है, ये 4 पहिया के स्थान पर हमको साइकिल का प्रयोग करना है, घोड़ा गाड़ी का प्रयोग करना है, और अपना इलेक्ट्रिक के लिए अपना स्टेशन लगाना है, बिजली का अपना स्टेशन लगाना है गांव वालों की मदद से। ये सब स्कीमें बताता है। इससे एसडीएम बहुत खुश होता है। अंत में मैं ये बताना चाहता हूँ कि फिर ये लोग पूछते हैं कि इसमें साइंस फिक्शन कैसे है, साइंस फिक्शन कहाँ कहाँ है। तो जब मैं आपको बता रहा हूँ कि पिगरी फार्म में अमेरिकन वैज्ञानिकों की सहायता से नए सज्जन खटीक और रामचंद्र त्रिवेदी, सज्जन खटीक, रामचंद्र त्रिवेदी, घसीटे चमार, सलवंत यादव करते हैं। वो वैज्ञानिक अमेरिका के रहते हैं, दिमाग इन लोगों को चलता है कि ऐसा बनाओ, तो वो इसी तरह काम करते हैं। तो लोग आदमी और जानवर के सीमेन से एक नया हाइब्रिड बना देते हैं और उसका नाम मानवर रखते हैं। यही मानवर एक बड़े फिल्म निर्माता ने, जो अंतर्राष्ट्रीय ख्याति का है, चोरी कर लिया था और बिना मेरे बताए उसने एक फिल्म बना ली जिसने उसने बॉलीवुड में कम से कम 1000 करोड़ का बिजनेस किया था और उसने सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए थे बॉलीवुड के कलेक्शन के। तो उसके खिलाफ़ मुझे एफआईआर दर्ज करना पड़ा। नैनीताल हाई कोर्ट में मैं जीता, सुप्रीम कोर्ट में भी मैं लगभग जीत गया हूँ। और ये मैं यहाँ अपने भाइयों को सचेत करना चाहता हूँ कि आप जो भी रचना लिखें उसका कॉपीराइट करवाएं, ना कॉपीराइट कहाँ कॉपीराइट करवाएं, ताकि ये चोरी ना कर पाएँ। क्योंकि बड़े बड़े छात्र लोग हैं जो चोरी कर लेते हैं, पैसे के बल पर बच भी जाते हैं, क्योंकि इनके पास अनाप शनाप पैसा होता है। ये 12 एडवोकेट खड़े कर देते हैं और 12 एडवोकेट आपको उनके सामने नतमस्तक हो जाते हैं। लेकिन मैं डटा रहा और अंत में ये केस सुप्रीम कोर्ट तक गया। और इस टाइटल के बारे में बताना चाहता हूँ कि देखिए, वो जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में थे, वो ब्राह्मण थे। उन्होंने एक भरी अदालत में कहा इसका नाम सुअरदान नहीं होना चाहिए। इसका नाम सुअरदान क्यों रखा गया? मेरे वकील ने कहा है तो लेखक की मर्जी है, वो चाहे जो कुछ रखे। कहे नहीं ये गलत है, ये सुअरदान नहीं रखना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि उनके जो ब्राह्मणवाद दिल में अंदर घुसा हुआ था, हृदय में, उसमें ये सुअर रूपी तीर चुभ गया था। जा कर के सुअरदान रूपी तीर उनके चुभ गया था। उनको गोदान ही याद आ रहा था। गोदान से कोई बड़ा नावल हो ही नहीं सकता है और गोदान ही किया जा सकता है, सुअरदान नहीं। ये सब तो एक जब सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उस पर कमेंट करता है, तब लगता है कि इस रचना में कोई ताकत है जो कि इसको घायल कर दिया है। तो खैर वो घायल हो गए थे, लेकिन हम आगे बढ़ाए। तो कैसे बनाया जाता है? ये आदमी और जानवर के मेल से बनाया जाता है। आदमी और जानवर के सीमेन से एक नई हाइब्रिड बनाई जाती है, उसका नाम मानवर रखा जाता है। आधी ताकत मानव की, आधी जानवर की, बहुत बड़ा शक्तिशाली जीव बनता है। और मैंने इसके पीछे एक ये भी उद्देश्य रखा था कि चूँकि गाय बहुत बड़ी होती है और सूअर छोटा होता है, अगर इनको मिला दिया जाए तो इनकी हाइट और ज़्यादा हो जाएगी और वज़न ज़्यादा हो जाएगा, तो जो एक्सपोर्ट होगा वो ज़्यादा पैसे मिलेंगे और हमारे भारतवर्ष की स्थिति और दलितों की स्थिति और जो से जुड़े हुए हैं उनकी स्थिति बहुत ही अच्छी साउंड होगी। इसलिए मेरे पीछे ये उद्देश्य था। अच्छा, ये मानवर ये लिखने का मुझे आइडिया कहाँ से आया? मेरा एक डॉगी था जैकी।
मैं उसके साथ खेला करता था। उसमें लगता है आदमियों के सारे गुण मौजूद थे। वो हमारी बात समझ जाता था। वो जो कुछ कहना होता हमसे और मैडम से कहता था। हाँ, अगर उसको भूला हाथ पकड़ लेता था, बाहर जाना होता था हाथ पकड़ लेता, और सारे बिल्कुल वही काम करता था जो करना चाहिए। मतलब डाक से बढ़ कर के सारे काम करता था आदमियों वाले। खैर, जब मैं नावल लिख रहा था देहरादून में 2009 में, लगभग समाप्ति पर था, तो वो कुछ ऐसी हरकतें करने लगा। तो मुझे लगा, तो मेरे दिमाग में ये बात आई कि अगर इस मूक जानवर के अंदर बोलने वाले जीन्स डाल दिए जाएं तो हो सकता है बोलने लगे। बस ये आइडिया है। तभी मैंने मानव और आदमी और जानवर के मेल से एक नया हाइब्रिड बना दिया और उसका नाम मानवर रखा है। यही मानवर उस प्रसिद्ध फिल्म निर्माता ने चोरी किया था। हालांकि उसको डिफीट मिली और मैं विजयी रहा। अंत में मैं ये बताना अभी ये बताना चाहता हूँ, फिर जो मैंने गौशाला फार्म उन लोगों ने खोल लिया था, तो गौशाला फार्म खोलने से उनको बहुत अच्छा हुआ। गौशाला फार्म, गाय की तो जान बचा ही ली, लेकिन नए नए प्रयोग वहाँ भी करने लगे। उन्होंने गाय और सूअर के संगमन से एक नया हाइब्रिड बनाया और उसका नाम सुगाय रखा। सुगाय, चूँकि गाय का वज़न ज़्यादा होता है और सूअर का कम होता है। अगर दोनों मिल जाएं तो हो सकता है उनका वज़न ज़्यादा हो जाए और जो मांस हो वो ज़्यादा मिलेगा, उसका एक्सपोर्ट होगा। तीसरी अगली बात ये मैंने सोचा था, इसके सुगाय बनाने से एक फ़ायदा होगा। फ़ायदा ये होगा कि हिंदू धर्म में गाय का मीट खाना मना है और इस्लाम धर्म में सूअर का मीट खाना मना है। लेकिन अगर इनमें गाय और सूअर गायब कर दी जाए और सुगाय हो जाए तो सुगाय में किसी को आपत्ति नहीं होगी, ये सब खा सकते हैं। ये साइंस फिक्शन है। ये जो मैंने प्रयोग किए हैं ये साइंस फिक्शन के अंतर्गत आते हैं। ये मैंने करके दिखाया है। अच्छा, इसके बाद ये एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक मैं बता रहा हूँ कि रतन लाल नाम का एक अफसर है, दलित है। गांव में माता पिता उसको पढ़ाते हैं, लेकिन वो अफसर बनते अपनी पहली पत्नी जो खूबसूरत थी, एक बच्चे, उसको छोड़ देता है। एक IAS अधिकारी से आगरा में जा कर के जो प्रशासक से उस समय, उनकी लड़की से शादी कर लेता है। प्रशासक साहब ने भी आकर के गांव में उनके पिता संतू से मिलना उचित नहीं समझा और ऐसे ही कर लिया शादी। जब वो शादी कर लेते हैं और शादी करने के बाद मौज मस्ती करते हैं, इसके बाद घर जाते हैं, अपने गांव जाते हैं और अपनी पहली पत्नी और लड़की को लात मार के निकाल देते हैं। तो ये दलित अधिकारी ये काम करते हैं। ये बड़े दुख की बात है कि उनको सबक लेना चाहिए। क्योंकि मुझे दलित औरतों को पक्ष लेना था, इसलिए मैंने ये उपन्यास में उनका पक्ष लिया है। उनकी लड़की गलत संगत में पड़ जाती है और उन्हीं के अदालत में पेश हो जाती है। तब वो लड़की उनको एक्सपोज करती है कि जो कुर्सी में बैठा यही मेरा पिता है। अंत में उसको 2 शादी रखने के जुर्म में जेल हो जाती है, 5 साल की सज़ा और दंड हो जाता है। 5 साल सज़ा काटने के बाद रतन लाल जी SDM आते हैं, गांव आते हैं, सबसे माफ़ी मांगते हैं, अपनी दूसरी पत्नी, बच्चे और पिता और माँ से। खैर, उनको माफ़ कर दिया जाता है, आपस में फिर हिल मिल कर रहने लगते हैं। तो वो कहता है रतन लाल, हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ रतन लाल के माध्यम से कि दलित अधिकारियों में ये जान होती है, ये स्वाभिमान होता है कि वो अपनी गलती स्वीकार कर लेते हैं और उसको ठीक करने के लिए कोई क्रांतिकारी कदम उठाते हैं। फिर उसने कहा अपनी पत्नी और माता पिता से कि मैं अब तो डिप्टी कलेक्टर तो बन नहीं सकता, लेकिन हाँ, मैं सारे डिप्टी कलेक्टर पैदा कर सकता हूँ। उसने बैंकों से लोन लिया और एक डॉक्टर अम्बेडकर कोचिंग सेंटर ISPCS के लिए खोला। बहुत सारे प्रोफेसर उसमें रखे और इस तरह उसका कोचिंग सेंटर चलने लगा। और जो लड़के गांव में BA पास हैं, MA पास हैं, जो बेकार हैं, नौकरी नहीं मिली है, परेशान चारों तरफ घूमे, उनको उसने ट्रेनिंग देना शुरू किया। और 5-7 साल के अंदर बहुत सारे लड़के ISPCS और अलाइड सर्विस में क्लास 1, क्लास 2 सर्विसों में आने लगे। इस तरह वो एक समाज सेवक बन करके रतन लाल उभरता है और उसकी जय जयकार होने लगती है। और वो एक गांव का अम्बेडकर का जो विचार था कि गांव की भी
हर तरह का साधन होना चाहिए गांव में, पढ़ाई होनी चाहिए, बच्चे पढ़े लिखे होने चाहिए, अफसर बनना चाहिए, वो पूरा करता है। डॉक्टर साहब के मिशन को, डॉक्टर अम्बेडकर के मिशन को पूरा करता है। इसलिए दलित अधिकारी अगर गलती करता है तो अपनी गलती स्वीकार करके आगे बढ़ जाता है। ये एक और प्रकरण है जिसमें पहली बार शायद किसी ओमराज जी ने कहा था कि ये प्रकरण पहली बार मेरे उपन्यास में आया है। खैर मैं उसके बात को छोड़ता हूँ। वो शायद डंक का उपकरण का है जिसमें ईंट भट्ठों का जिक्र किया गया है और जिसमें किस तरह ईंट भट्ठों में काम करने वालों का शोषण होता है और किस तरह उनकी औरतों को शारीरिक संबंध बनाया जाता है, लेकिन उसे संघर्ष करते हैं लोग और विजयी होते हैं और उसको सबक सिखा करके वापस चले आते हैं। हाँ, इसी का प्रकरण है, डंक का नहीं है। ये यही सुअरदान का है कि एक सन्नो नाम की औरत थी जो कि 50 मजदूर एक स्टेट में दूसरे स्टेट में काम करते थे और भट्ठों का ईंटों का भट्ठा था, वहीं काम किया करते थे। लेकिन वहाँ का जो एक ठेकेदार था शारीरिक संबंध स्थापित करना चाहता था दलित लड़कियों और औरतों से। वो सन्नो को पकड़ लेता है और घसीटते हुए ले जाता है, कहता है चल तू मेरे कमरे के अंदर चल। लेकिन सभी मजदूर इकट्ठा हो जाते हैं। वो घसीटते हुए कहती है कि दादा इस हरामी को ठीक करो, नहीं तो आप लोगों की बहन बेटियों की भी इज्जत लूटेगा। अंत में उसने घसीटते हुए एक हाथ से घसीट रही थी, दाहिने हाथ में उसको ईंट का आधा जाता है। उसने देब मारती है उसके सर पर, उसके खून बहने लगता है। क्योंकि ऐसा होता है कि जहाँ भट्ठों में लोग काम करते हैं, दलित मजदूरों के या मजदूरों की समस्या है, उनको आने नहीं दिया जाता है जब तक ईंट बनने से और पकने तक। चाहे घर का उसका आदमी मर जाए लेकिन आने नहीं दिया जाता है और बंधक बना के रखा जाता है। उनको ईंटों की दीवार छोटी सी बना दी जाती है, उसमें पॉलीथीन या मोमियाँ डाल करके ढक दिया जाता है। गर्मी बरसात में वो अपना जीवन वहीं काटते हैं और उनका शोषण होता रहता है। इस बात को मैंने इंगित किया है इसी उपन्यास सुअरदान में। वो लोग जब घायल हो जाता है ठेकेदार तो सभी मज़दूर आते हैं अपना सामान लेकर अपने अपने घरों में आ जाते हैं। सिंहासन खेड़ा के बहुत सारे मज़दूर थे, तो ये लोग सन्नो और उसका हस्बैंड पिगरी फार्म के मालिकों से मिलते हैं। तो पिगरी फार्म के मालिक बहुत द्रवित हो जाते हैं और उनको नौकरी में रख लेते हैं। तो ये जो पिगरी फार्म था भलाई का काम करता था, देश विदेश के लोगों को नौकरी देता था और जो लोग अपने 100 लोगों की टीम बना रखी थी जो अपने देश विदेश में घूमते थे, जहाँ गरीब लोग होते थे उनको ला करके अपने पिगरी फार्म में नौकरी देते थे। और जो लोग बिहार और उड़ीसा में चूहे आदि खाते हैं उनका खाना बंद हो गया था। ऐसे लोगों को ढूंढ करके लाते थे और उनको नौकरी देते थे। ये बहुत एक क्रांतिकारी कदम था जो मैंने इसमें दिया है। इसमें अच्छा, ये एक लड़की थी जो इनके साथ रहती थी, हैरी सिल्वा। वो आ जाती है, इन्हीं के साथ रहने लगती है और क्या कहना चाहिए, खूब गांव का उद्धार करती है। गांव वालों के लड़कों की सफाई, छोटे छोटे लड़कों औरतों को पढ़ाती है, कंप्यूटर में शिक्षा देती है, ज्ञान की हर चीज़ की शिक्षा देती है, सफाई से रहने की शिक्षा देती है और क्या कहना चाहिए, कढ़ाई बुनाई सब सिखाती है वो हैरी सिल्वा। और तो ये लोग उसी से शादी करना चाहते थे क्योंकि लड़कियां थी नहीं। तो 4 आदमी सज्जन ये आपका रामचंद्र त्रिवेदी, सज्जन खट्टिक, घसीटे चमार और सलवंत यादव, ये लोग हैरी सिल्वा से शादी करना चाहते हैं क्योंकि महाभारत का एक काल इसमें प्रस्तुत हो गया है। इसलिए प्रस्तुत हो गया कि कन्या भ्रूण हत्याएँ हो रही हैं, पेट के अंदर ही लोग मर रहे हैं, तो लड़कियों की इस संख्या घट रही लड़कों के मुकाबले। तो उसका समाधान मैंने ढूंढा था कि ये 4 लड़के लड़की से शादी करेंगे। जैसे 5 पांडवों ने द्रौपदी से पांचाली से शादी किया था, वही युग। खैर वो महाभारत का युग था, ये युग ऐसा नहीं था, लेकिन मैंने उसमें ये डाला है और कराने जा रहा था। उसी समय वहाँ के ब्राह्मण लोग बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाते हैं। डीएम एसएसपी से जाकर के मिलते हैं और कहते हैं इस तारीख को शादी हो रही, आप आइए। तो जिस दिन शादी हो रही थी तो लोग आ जाते हैं और कहते हैं आज इसको अरेस्ट कर लिया जाएगा, चारों पिगरी फार्म के मालिकों को और हैरी सिल्वा को, क्योंकि कहीं ये नियम नहीं है भारतवर्ष के अंदर कि 4 लड़के एक लड़की से शादी करें। ये महाभारतकालीन समय नहीं है, युग नहीं है। आते हैं तो पहले वो पुजारी दयाशंकर जी थे
और पूजा किया करते थे। और तो पहले खिलाफत किया करते थे। और चूँकि उनको एड्स हो गया था, एक बाहर से लड़की आई हुई थी, औरत आई हुई थी, तो उसको रात में अपने साथ लिटा लिया था मंदिर के अंदर, और मंदिर के अंदर ही उसको उसे संभोग कर लिया था। उनमें एड्स हो गया था, मरने की स्थिति में आ गए थे। लेकिन उन्होंने अमेरिका में जाकर चारों पार्टनरों ने उनका इलाज करवाया था, वो सही होकर के आ गए थे, बिल्कुल मुक्त थे। इसके पहले जो सत्यनारायण त्रिपाठी थे, जब इनको एड्स हो जाता है पुजारी दयाशंकर जी को, तो बाहर निकालना चाहते थे उसको, और कहते थे तुम मड़ैया में रहिए, बाहर यहाँ की सीमा से बाहर गांव के, वहाँ तुमको पानी रख दिया जाएगा और आप खाना पीना वहीं रखिए, खाइए, और आपको गांव छोड़ना होगा ताकि दूसरे आदमियों को ये बीमारी न लग जाए। लेकिन वहाँ सज्जन खटे के एक डॉक्टर को लेकर के आते हैं और कहते हैं ये छूत की बीमारी नहीं है। तो कहते हैं छूत की बीमारी नहीं है तो हम तो तुम इसको छूत की बीमारी मानते हैं, इसलिए इनको बाहर निकाल रहे हैं। तो उनकी पत्नी श्यामा जो पुजारी की थी, वो अनुरोध बिना, और लड़कियाँ अनुरोध बिना करती हैं कि नहीं ऐसा ना होने दीजिए। तो सज्जन खटिक कहते हैं छूत की बीमारी नहीं है और आप उनको बाहर नहीं निकाल सकते हैं, ग्राम प्रधान मैं हूँ। तो वो सत्यनारायण त्रिपाठी कहता है अगर ऐसी बात है, अगर हिम्मत है तो पुजारी को छू करके दिखाइए। तो पुजारी को छूता है, उनको कुछ नहीं होता है। कहता देखो मुझको कुछ नहीं हुआ, इसलिए आपको भी कुछ नहीं होगा, इसलिए नहीं निकलेंगे। एक क्रांतिकारी कदम था जो मैंने इसमें दिया था, जो एड्स का लोग प्रचार करते हैं। रमेश चंद मीना ने इसमें बहुत अच्छा कमेंट किया है और कहा है कि करोड़ों रुपया खर्च किया जाता है एड्स में, टीबी आदि में, लेकिन ये जो किताब में दिया गया सुमरदान में उससे बढ़ कर के है और डायरेक्ट अफेक्ट डालता है। तो उसका इलाज करवाते हैं, जा कर के करवा दिया था न्यू जर्सी अमेरिका में जा कर के। एड्स अपना 50 लाख रुपया उनका लगा था पिगरी फार्म के मन, लेकिन निःशुल्क उनको इलाज करवाया था, तभी से वो इधर हो गए थे। तो लड़कियों को जब शादी होती है तो लोग देखने के लिए लालाए थे कि एक लड़की और 4 लड़के कैसे शादी करते हैं। उनको अरेस्ट कर लिया जाएगा। एसपी और एसएसपी वहाँ मौजूद थे, पुलिस प्रशासन था, गांव चारों तरफ गांव के लोग थे और आसपास के गांव के लोग थे। तो देखते क्या हैं कि सबको तैयार, पुलिस फोर्स को तैयार कर दिया जाता है। अंत में जब ये देखा जाता है कि रामचंद्र त्रिवेदी पहले आते हैं, उनके साथ एक पत्नी आ जाती है हैरिस लवा, वो बैठ जाती है। इसके बाद बस तैयार उनको अरेस्ट करने वाले ही थे। तो इसके बाद सज्जन खटिक, घसीटे चमार और सलवंत यादव आते हैं और उनके साथ तरना, हिरना और ये सब आ जाती हैं। उनकी लड़कियां पुजारी जी की लड़कियां तीनों दलितों और उनसे बैकवर्ड क्लास के लोगों से शादी कर रही थी। लेकिन ब्राह्मण जो अन्य ब्राह्मण थे, सत्यनारायण त्रिपाठी, मार्कंडेय अग्निहोत्री और सीताराम भट्ट और कामतप प्रसाद बिष्ट, ये सब झगड़ा करने, हाथापाई होने लगती है। तो उनके हाथ में अंत में पुलिस हस्तक्षेप करती है कि जब ये 3 लड़कियां अपनी मर्जी से शादी कर रही हैं तो कोई आपत्ति नहीं है। वो पुजारी दयाशंकर कहता है मेरी लड़कियां हैं तीनों, मेरी मर्जी शादी का, अपनी मर्जी शादी कर रही हैं, कोई ज़बरदस्ती नहीं। जब मैं इनका बाप हूँ, नहीं मना कर रहा हूँ, तो ये कौन होते हैं। अंत में पुलिस इन सब जो झगड़ा कर रहे थे ब्राह्मण, उनको पुलिस जीप में बैठाकर थाने ले जाते हैं। अंत में चारों की शादी हो जाती है। शादी एक अनोखी विधि से होती है। वहाँ पर पोथी पत्रा का कोई और मंत्र उच्चारण का कोई सवाल नहीं होता है। वहाँ डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान की मौलिक धाराएँ और प्रियम्बल पढ़ा जाता है और उसके अनुसार वो शादी कर लीजिए। एक क्रांतिकारी कदम है। अगर ऐसा होने लगे तो देश में एक परिवर्तन आएगा। और शादी के मामले में तो लखनऊ विश्वविद्यालय के कुछ रिसर्च स्कॉलर थे, उन्होंने अपनी लड़की और दोनों लड़के लड़कियां रिसर्च स्कॉलर थे लखनऊ विश्वविद्यालय में। तो पुरोहित का काम संविधान की मौलिक धाराएं और प्रेमबल पढ़ने का काम प्रोफेसर कालीचरण स्नेही ने किया था। और वो कालीचरण स्नेही ने किया था। उन लड़कों ने यही संविधान की मौलिक धाराएं और प्रेमबल पढ़ करके शादी रचाया था। वास्तव में ये क्रांति है। क्रांति इसी तरह आती है, किताबों से ही आती है, लेखक के कलम से ही आती है। मैं ये नहीं कहता अन्य लेखक भी ऐसा कर रहे हैं, उनकी कलम से भी आती है, सभी की कलमों से आती है। लेकिन हाँ, ऐसे विचार होने चाहिए। समाज परिवर्तन के लिए ये ज़रूरी है। इसके बाद वो तरक्की सब करने लगते हैं। जैसे पिगरी फार्म और ये गौशाला फार्म खूब चलने लगता है।
देश विदेश के लोग आते हैं उस पिगरी फार्म में और सब काम करते हैं, नौकरी पाते हैं। एक प्रकरण है जिसमें मुझे कहना चाहिए कि मैंने एक हताशावादी शब्द का प्रयोग किया है। हताशावादी कौन लोग हैं? जिनके पास खाने के लिए नहीं, रोटी नहीं है, ओढ़ने के लिए नहीं है, बिछाने के लिए कुछ नहीं है, धरती नहीं है, क्योंकि धरती तो गवर्नमेंट ने ही उसको सारी की सारी जो ट्राइब्स की ज़मीनें हैं चली गई हैं, बड़े बड़े उद्योगपतियों को दी जा रही हैं, इसलिए जंगल कटते जा रहे हैं, इससे पर्यावरण भी बिगड़ गया है। सारे हर जगह हर शेड्यूल आदिवासी लोग इधर उधर घूम रहे हैं। खैर, हताशावादी लोगों को चाहिए कि वो अपने हथियार डालें पिगरी फार्म के मालिकों के सामने और देश की सेना में भर्ती हों, और अगर वो देश के लोगों को काट सकते हैं तो अन्य लोगों को भी, शत्रुओं को भी काट सकते हैं। तो ये बात सुमरदान उपन्यास में मेरे द्वारा कही गई है कि हताशावादियों के लिए स्कूल, उनके बच्चों के लिए स्कूल कॉलेज की व्यवस्था होनी चाहिए। अगर ये व्यवस्था होगी तभी देश आगे बढ़ेगा, सब लोग आगे बढ़ेंगे। अंत में लास्ट सीन है कि पंडित दयाशंकर पुजारी जब मरने वाले हैं, पंडित दयाशंकर पुजारी जब मरने वाले हैं तो ब्राह्मण लोग उनको घेर लेते हैं और कहते हैं कि एक गाय की बछिया उनके सामने बांध दी जाती है। गाय की बछिया उनके सामने बांध दी जाती है और कहते हैं कि आपका अंतिम समय है। वही मार्कंडेय, अग्निहोत्री, कामता प्रसाद बेस, सत्यनारायण, वो मार्कंडेय, अग्निहोत्री और कामता प्रसाद बेस, ये सब लोग कहते हैं कि अब आप गोदान करा लीजिए, बच्चे सामने हैं। तो वो पंडित कहता है, पुजारी दयाशंकर कहता है कि नहीं, मैं गोदान नहीं करूँगा। गोदान इसलिए नहीं करूँगा, ये सब कपोल कल्पित है। तो तुम भवसागर कैसे पार करोगे? ये भवसागर पार करना एक कपोल कल्पित चीज़ है। और मरने के बाद आदमी बिल्कुल मिट्टी हो जाता है। मिट्टी कैसे किसी गाय की पूंछ पकड़ सकती, कैसे भवसागर पार कर सकती, मुझे समझाओ। वो लोग बहुत जोर देते हैं। तो वो कहता है पुजारी, अगर मुझे गोदान करना पड़ा, अगर मुझे दान ही करना पड़ा तो देश प्रेम का दान करूँगा, भाईचारा का दान करूँगा, सांप्रदायिक सौहार्द का दान करूँगा, पर्यावरण शुद्ध रहे इसका दान करूँगा, असमानता दूर हो देश से इसका दान करूँगा, लोग देश के लिए मर मिटे इसका दान करूँगा। अंत में चूँकि वो पिगरी फार्म में काम करने लगे थे पुजारी दयाशंकर, तो उनके पास अक्सर पिग के बच्चे छोटे छोटे आते रहते थे, वो खेला करते थे, बहुत अच्छा। कभी कभी मंदिर भी आ जाया करते थे। जब मंदिर आ जाया करते थे तो कभी कभी लेण भी कर दिया करते थे, तो वो बाहर फेंक दिया करते थे। कोई कुछ नहीं, उनमें कोई वो चीज़ नहीं रही थी, वो समर्पित हो गए थे। इसी तरह जहाँ मानवता की बात है, ये मानवता की बात है कि इसका इलाज, अपने विरोधी का इलाज न्यू जर्सी में पिगरी फार्म के मालिकों द्वारा कराया जाता है। इसी तरह सत्यनारायण त्रिपाठी चूँकि जल गया था स्वयं और कुरूप हो गया था, चल नहीं पा रहा था, व्हील चेयर में चलता था, उसका भी इलाज ये लोग जसलोक अस्पताल मुंबई में करवाते हैं। तो ये सब बदल जाते हैं। यानी अगर आपके अंदर मानवीय गुण हैं, मानवता है किसी के प्रति, तो वो आदमी अपने आप बदल जाता है, अपने आप खराब तत्वों को, खराब चीज़ों को त्याग देता है। यही काम मैंने किया है कि मानवता से भरपूर ये ड्रामा है। अंत में होता क्या है कि जब वो बांध देते हैं गैया कि कर लो भाई, दान करना पड़ेगा, तो कहते हैं नहीं करूँगा। अगर दान करना ही है तो मैं इस चीज़ का दान करूँगा, देश प्रेम का दान करूँगा, भाईचारा का करूँगा। अंत में होता क्या है कि जिनसे खेला करते थे पंडित जी पुजारी दयाशंकर, पिग आ जाते हैं, उनको देखते हैं, उनको भी आभास हो जाता है, जानों को भी आभास हो जाता है कि वास्तव में लगता है मरने वाले हैं क्या, तो वो मिलने आ जाते थे।
अंत में अभी भी कुछ ही क्षण बाकी थे, मतलब कुछ सांसें बाकी थी पुजारी दयाशंकर जी की। अंत में पता नहीं कैसे उनका हाथ अपने उनके सुअरों की ऊपर, जो छोटे छोटे बच्चे ऊपर फेरने लगते हैं, चला जाता है। तो इस बात को देख करके वहाँ के लोग कहते हैं, ब्राह्मण गजब हो गया, क्या गजब हो गया, गजब हो गया, पुजारी दयाशंकर ने गोदान के बदले सुअर दान कर दिया। मैं समझता हूँ ये सुअर दान नहीं था, क्योंकि जो प्रथा, जो अंधविश्वास गोदान में मुंशी प्रेमचंद ने स्थापित किया, मैं कैसे कर सकता था। जय भारत, जय भीम।